नमस्कार दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। यूपीपीसीएस 2020 का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल में जो उत्तर आपको लिखना है वह उत्तर प्रश्न में बिल्कुल ये बता दिया गया है कि तानाशाह नहीं बन सकता, लेकिन आपको उत्तर लिखते समय ये एज्यूम करना पड़ेगा कि तानाशाह बन सकने की क्या क्या संभावनाएं थी, जिसको भारत के संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों में इस बात को अलग अलग तरीके से या अलग अलग रूपों में प्रतिस्थापित किया गया कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। तानाशाह का साधारण सा अर्थ होता है कि वह स्वेच्छाचारी तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कुछ भी निरंकुश होकर कुछ भी कर सकता है। और तानाशाह होने का यह भी अर्थ है कि कानून के शासन नाम की कोई चीज नहीं है, स्वेच्छाचारिता है। कोई भी संविधानवाद नाम की कोई चीज नहीं होगी और एक व्यक्ति के राजतंत्र वाले शासन से केवल मामला इस आधार पर अलग होगा कि वह अपने संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके स्वेच्छाचारिता को या निरंकुशता को स्थापित करेगा। यहां पर इस प्रश्न में क्या क्या चीजें होंगी इसको आप देखिए तो यूपीपीसीएस 2020 का यह जो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। इसका मॉडल आंसर क्या होगा, इसमें क्या क्या बिंदु आपको लिखने हैं, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्या भारत के संविधान में राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति की व्याख्या करते हुए, उसके शक्तियों की व्याख्या करते हुए क्या कभी ये बात बताई गई थी, कुछ लोगों ने क्या ये बात कही थी कि भारत का राष्ट्रपति निरंकुश तानाशाह बन सकता है, निरंकुश हो सकता है? अगर तानाशाह नहीं भी कहा गया तो क्या ये कहा गया? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है, इस संवैधानिक स्थिति पर संविधान में दिए गए जो प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद हैं, उन प्रावधानों या संवैधानिक पाठ के आधार पर, संविधान का जो टेक्स्ट है, संविधान की जो रीडिंग है, उस रीडिंग के आधार पर एक विद्वान थे एलन ग्लैडहिल, उन्होंने ये कहा था कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान में जिस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों के आधार पर वह निरंकुश हो सकता है। तो यहां पर वह निरंकुश हो सकता है और निरंकुशता को हम यहां पर यह कह सकते हैं कि वह यहां पर उसका संकेत तानाशाह होने के संदर्भ में भी है। दूसरी बात यह है कि 1960 के विज्ञान कांग्रेस में भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बात कहकर बहुत बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी और उन्होंने उसमें कहा था विज्ञान कांग्रेस के 1960 के आयोजन में कि भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह तानाशाह कब हो पाएगा, वह निरंकुश कब हो पाएगा? जब यहां पर या तो संविधान में उसे कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिन शक्तियों का उपयोग करके वो निरंकुश या तानाशाह हो सकता है, या फिर यहां पर कि राजेंद्र प्रसाद जी की हम लोग विज्ञान कांग्रेस में कही गई उस बात को याद करें
जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति के बारे में यह नहीं कहा गया है कि वह मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा है, और अगर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा नहीं है तो इसका मतलब कि राष्ट्रपति संविधान में दी गई शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा से करके उस निरंकुश भी हो सकता है, तानाशाह भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि एक प्रीसपोजिशन यहां पर इस रूप में क्या है बना। लेकिन जो संविधान सभा में जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने जो बातें कही उससे यह प्रतिपादित होता है कि भारत का राष्ट्रपति कभी भी तानाशाह नहीं बन सकता। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये बात हमें ध्यान में रखने की है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है, शासन का नहीं। तो यहां पर जो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही थी, उस डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को हम ध्यान में रखें कि राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्र का प्रधान है, राष्ट्र का प्रमुख है, वह शासन का प्रमुख, सरकार का प्रमुख नहीं है। इसका मतलब कि वे उसकी शक्तियों की व्याख्या कर रहे थे। वे कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि भारत में वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। वे कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा पीटी देशमुख, इसके साथ ही कुछ और भी विद्वान थे जिन्होंने राष्ट्रपति के संविधान सभा में जो बहस हुई थी उस बहस में ये क्लियरली स्टैंड लिया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन की, जो एक्सप्लेनेशन आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां ब्रिटेन के सम्राट की तरह या ब्रिटेन के जो परंपरा में जो क्राउन है, क्राउन की तरह ही क्या है होती हैं। तो यहां पर संविधान सभा में हम लोग यहां पर जो अन्य व्याख्याएं हुई, उन अन्य व्याख्याओं से भी ये बात क्या है हम कह सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह है, अगर आप कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा हुआ है और यह बात संविधान सभा में कही गई, तो अगर वो मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा हुआ है तो वो कैसे निरंकुश हो सकता है, कैसे तानाशाह हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के 3 ऐसे फैसले हैं जिन तीनों फैसलों से और संविधान के 3 अनुच्छेदों की व्याख्याओं से और संविधान संशोधनों से, इन तीनों से यह बात सिद्ध होती है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो सकता। राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य 1971 के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, इसके साथ ही यहां पर UR राव, तो एक केस है बच्चों राम जवाया कपूर वर्सेस पंजाब राज्य का वाद, ये 1971 का एक केस है। दूसरा जो केस है वह है UN राव का वाद, UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी का, ये 1976 का केस है, यह 1976 का केस है। और इसके साथ ही शमशेर सिंह वाद है, ये भी जो ये 1956 का केस है। जस्ट ए मिनट, यहां पर ये 1956 का केस है, ये 1971 का केस है। और शमशेर सिंह जो वाद है वह वाद 1976 का है। इन तीनों वादों में
भारत के उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग रूपों में यह व्यवस्था दी कि या तो भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा हुआ है, या तो ये कहा जैसे यूएन राव और इंदिरा गांधी के संदर्भ में, या फिर रामजवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये कहा कि वह ब्रिटिश सम्राट जैसी उसकी हम तुलना क्या है कर सकते हैं। तो यहां पर उच्चतम न्यायालय के भी ये वाद हैं। अब कुल मिलाकर इतने बैकग्राउंड के बाद मतलब यहां हम लोग ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, उस संवैधानिक स्थिति में कुछ लोगों को शुरू में ऐसा लगा कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, और इसमें एलन ग्लैडहिल और राजेंद्र प्रसाद का मैंने आधार कह लिया। लेकिन फिर उसका क्लैरिफिकेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी आया कि राष्ट्र का प्रधान है, वह शासन का प्रमुख नहीं है। फिर जो अन्य लोग थे, चाहे वो कृष्णमाचारी थे, टीटी कृष्णमाचारी हों या फिर पीटी देशमुख हों, जो संविधान सभा में जो उन्होंने राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में जो बातें कही थी, उनसे संविधान सभा के आधार पर भी यह बात निकलती है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह क्या है, मंत्रिमंडल के परामर्श से बढ़कर काम करता है, इसलिए वह क्या है, इसलिए वह निरंकुश नहीं हो सकता या तानाशाह नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय के 3 केसेस की बात की। अब इसमें आंसर लिखते समय क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देंगे यहां पर, कि पहला पॉइंट तो हम लोग यहां पर ये देंगे कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों की व्याख्या करते समय एलन ग्लैडहिल जैसे विद्वानों को यह लगा था कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह निरंकुश हो सकता है। तो एक पहला पॉइंट यहां पर एलन ग्लैडहिल, यहां पर जो राष्ट्रपति की निरंकुशता की बात जिन्होंने क्या है, भारत के राष्ट्रपति के निरंकुशता की बात क्या है कही थी। फिर इसके साथ ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का वह वक्तव्य जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा था कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की जांच के लिए क्या है, आधार क्या है प्रस्तुत किया जाए। तो राजेंद्र प्रसाद जी का वह वक्तव्य कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिमंडल के परामर्श से, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बधा है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छाचारी तरीके से करके निरंकुश हो सकता है, तानाशाह हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन करके यह बात जोड़ी गई, 42वें संशोधन 1976 से यह जोड़ी गई कि भारत के राष्ट्रपति को 42वें संशोधन 1976 से यह बात क्या है जोड़ी गई कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श से, भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करना होगा या परामर्श के अनुसार कार्य करना होगा। यह तीसरा पॉइंट है। चौथी बात यहां पर यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, यहां पर 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। तो पुनर्विचार करने के लिए भेजने वाला जो पद है वह कैसे निरंकुश क्या हो सकता है, वह स्वयं यहां पर निर्णय क्या है नहीं ले रहा है। तो 42वें संशोधन और 44वें संशोधन के संदर्भ में बात करेंगे। फिर इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति के पास जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, चाहे वह संवैधानिक रूप से हो या परिस्थिति जन्य रूप से हो, तो जो संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां हैं और जो परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियां हैं, उनसे भी किसी भी स्थिति में यह प्रतिपादित नहीं होता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह क्या है निरंकुश क्या हो सकता है। तो यहां पर हम लोग भारत के राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, अर्थात ऐसी शक्तियां जिसमें वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य नहीं करता,
बल्कि अपने विवेक से काम करता है, तो विवेकाधीन शक्तियों को यहां पर परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियों में बांटा जा सकता है। कुछ शक्तियां परिस्थिति जन्य होती हैं, तो यहां पर परिस्थिति जन्य जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आएगा, और इसके साथ ही संवैधानिक जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उन संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में क्या हम देख सकते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, लेकिन वो अनुच्छेद 74 के तहत ही संशोधन करके जोड़ा गया कि वह किसी सलाह को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। तो ये संविधान में ही लिखा गया है, इसलिए संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां हैं। जो सलाह को पुनर्विचार करने के लिए भेज रहा है, इसका मतलब कि कार्य तो सलाह के अनुसार कर रहा है, और जब वो कार्य अपने अनुसार कर ही नहीं रहा है तो वह निरंकुश कैसे होगा, वह तानाशाह कैसे होगा। तो यहां पर एक तो ये हुआ। फिर इसी तरह से अनुच्छेद 75 में कुछ परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियां हैं, जैसे कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के सामने कोई ऐसा दल या गठबंधन न हो जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो, यहां पर उसे अपने विवेक से काम करना है। यह परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में दो ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें भारत के राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करना होता है। पहला, जब उसे नई सरकार के गठन के संदर्भ में किसी दल या गठबंधन को अपेक्षित बहुमत नहीं होता है और ऐसी स्थिति में फैसला करना होता है। दूसरा, अचानक किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर या पद खाली हो जाने पर नए प्रधानमंत्री के नियुक्ति के संदर्भ में भी उसे अपने विवेक से फैसला करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियों की बात करें जो राष्ट्रपति को मिली हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को यह विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी प्रशासन या कानून संबंधी विषय पर प्रधानमंत्री से सूचना क्या है मांग सकता है। तो जो ये सूचना मांगने की जो शक्ति है यह राष्ट्रपति के अपने विवेक पर निर्भर है, लेकिन ये उसे तानाशाह तो नहीं बनाती। फिर इसी तरह से अगर हम यहां पर ये कहें कि अनुच्छेद 85 में आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते समय ऐसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करेगा जिसने पहले ही लोकसभा में अपना विश्वास मत गवा दिया है। तो यहां पर अनुच्छेद 85 के संदर्भ में भी हम लोग यहां पर यह बात कह सकते हैं कि लोकसभा के विघटन के कुछ मामलों में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय करता है, और यह भी संविधान में एक तरह से क्या है, विवेकाधीन शक्तियां हैं। फिर अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल की लिखित सूचना है कि नहीं है, अकेले प्रधानमंत्री के द्वारा कोई बात कही जा रही है या पूरे मंत्रिमंडल के द्वारा कही जा रही है, मौखिक है कि लिखित है। यहां पर जब अनुच्छेद 352 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति जब भारत में आपातकाल के बारे में कोई प्रावधान या आपातकाल की घोषणा करता है, तो यहां पर वही ये देख सकता है कि मंत्रिमंडल की पूरी बात है या अकेले प्रधानमंत्री की, और मौखिक है कि लिखित है। और आप जानते होंगे कि 44वें संविधान संशोधन के बाद अकेले प्रधानमंत्री मौखिक रूप में भारत में आपात की घोषणा नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या है कि राष्ट्रपति उस समय ताकतवर था जब क्या है ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रावधान या इस तरह के संशोधन करके बातें क्या है नहीं जोड़ी गई। तो यहां पर भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां उसकी संवैधानिक स्थिति को और इसके साथ ही भारत की संसदीय संघात्मक प्रणाली में उसकी मर्यादाओं को, उसकी सीमाओं को भी क्या रेखांकित करती है। तो यहां पर यह हुआ। फिर इसके साथ ही आप छठवां पॉइंट यहां पर देंगे कि उच्चतम न्यायालय के जो विभिन्न वाद हैं,
चाहे वह उच्चतम न्यायालय के विभिन्न वादों में, उच्चतम न्यायालय के विभिन्न वाद, चाहे वह राम जवाया वाद जो है, राम जवाया कपूर वाद जो है, और राम जवाया कपूर वाद 1956 का, फिर इसके साथ ही यहां पर यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी का वाद 1971 का, और इसके साथ ही यहां पर शमशेर सिंह वाद ये 1976 का। ये जो वाद हैं, इन वादों से भी उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारत के राष्ट्रपति को, इंडिया के प्रेसिडेंट को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से बदकर चलना है और उसे ब्रिटेन के सम्राट जैसी ही शक्तियां कुल मिलाकर के हासिल हैं। और इसके साथ ही संविधान सभा में भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही थी कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है, शासन का नहीं, इससे भी यह है कि मुख्य जो वास्तविक जो शक्तियां हैं वो शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं, इसलिए भारत का राष्ट्रपति इसलिए भी तानाशाह नहीं बन सकता। तो ये पॉइंट्स में आप क्या है, इस बात को क्या है बता सकते हैं। तो ये है यूपीपीसीएस 2020 के प्रश्न का क्या उत्तर लिखा जाना चाहिए, ये आपको बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।